अच्छा, एक ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए एक मतलब स्टॉक नोटेशन। इसमें क्या होता है, यूजुअली मेटल्स का, जैसे कोई कंपाउंड है CuCl2, तो वैसे तो इसमें इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर है और इसका +2 है, पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे भी Cu और रोमन न्यूमरल में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूजुअली हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते इसको। एक बुक में दिया इसलिए बता, जैसे AuC है, ये -1, ज़्यादातर हम ये वाला ही यूज़ करें, बट स्टॉक नोटेशन नहीं हो जाएगा Au मेटल का 1Cl, SnCl2, ये -1 है, ये +2 है, Hg2Cl2, -1 है, ये +1 है, HgCl2, तो इस तरीके से AuCl3 और एक क्लोराइड AuCl वही औरस क्लोराइड स्टेनस, SnCl4 अगर है, दिस विल बी Sn, ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज स्टॉक नोटेशन। एक क्वेश्चन करते हैं, यूजिंग स्टॉक नोटेशन represent the following compounds. At AuCl4, Tl2O, FeO, Fe2O3, CuI, CuO, MnO, MnO। तो इसमें NCERT का एग्जाम्पल ही है। तो स्टॉक नोटेशन को यूज करते हुए स्टॉक नोटेशन में यूजुअली जो मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं इन रोमन न्यूमरल्स।
क्या होगा इसका? ये तो -1 है, ये +1 होगा, तो ये हो जाएगा कितना? +3। तो इसको हम लिखेंगे HAU रोमन न्यूमरल्स में 3 Cl4, ये हो जाएगा। थैलियम ऑक्साइड, ये -2 है, ये +1, इट विल बिकम Tl2, यहाँ पे 1 O, FeO में Fe +2 है, ये हो गया। Fe2O3 में Fe2 CuI3 प्लस आयोडाइड, Cu CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, MnO मैग्नीज ऑक्साइड 2 होगा, MnO2 4 होगा। ये चीज ठीक है, क्लियर है? और Cr2O3 है, तो इसमें ये हो जाएगा स्टॉक रोटेशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो ये हो जाएगा K2। वैसे तो यहाँ पे वैसे कह सकते हो, ये 1 और ये भी मेटल है 6, ऐसा K2 Cr2O 7, KMnO4 K1 Mn7 O4, CrO5 क्या लिखेंगे? Cr6, कल बताया था इसका स्ट्रक्चर। है ना? तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और है। Justify that the reaction to
is a redox reaction. Identify the species oxidized oblique reduced which acts as an oxidant and which acts as a reductant. तो Cu2O प्लस Cu2S ये रिएक्शन ही है। तो इसमें ये 2 माइनस ये +1 ये 0 ये +1 ऑक्सीजन माइनस। तो इसमें अगर देखो तो क्या हुआ, ये वाला क्योंकि O तो चेंज ही नहीं हुआ, कॉपर +1 से 0 हुआ तो ये रिड्यूस हुआ, रिडक्शन। और इस केस में कॉपर, ये कैसा केस में कॉपर भी चेंज हुआ, कॉपर एक्चुअली इसका रिड्यूस हुआ पर सल्फर इसका ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऐसे सोच सकते हैं कि कॉपर +1 से 2 +1 थे, 0 हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और सल्फर ने -2 से +4 हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ओवरऑल इसने लूज ज़्यादा किया। तो बेसिकली ये चीज़, ऑल्दो इसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, एक रिड्यूस हुआ, लेकिन इसने लॉस ज़्यादा किया, गेन कम किया, क्योंकि इसका +1 से 0 हुआ, तो एक +1 से 0 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो 2 के लिए 2 आया होगा, लेकिन लूज कितना क्या होगा, -2 से +4 मतलब कितना 6, 6 लूज किया, 2 गेन किया, अल्टीमेटली लूज ज़्यादा कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडेंट, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, और ये हो जाएगा रिडक्ट। खुद ऑक्सीडाइज, ठीक है।
Then types of redox reactions. तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन में पढ़ा भी कि जब दो चीजें जुड़ती हैं एक चीज बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन हीट किया, CO2 बन गया। मैग्नीशियम, इसमें क्या हुआ? 0, दिस इज 0, दिस इज +4, दिस इज -2, ये ऑक्सीडाइज हुआ। कंबाइन होकर CO2 बन गया। मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन, मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड्स में नाइट्रोजन -3 होता है, तो Mg3 Mg0 से ये ऑक्सीडाइज और ये चीज रिड्यूस्ड, पर कंबाइन होकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया। CH4 का कंबस्शन, CO2 वाटर, यहाँ पे देखो अगेन एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन, इसमें ये C और O कंबाइन करके CO2 बना, H और O कंबाइन करके वाटर बना। तो इसमें all combustion reaction which makes use of elemental dioxin as well as other reaction involving element other than reaction are redox reactions। तो combustion reaction जितनी भी है सब redox reaction ही है। इसमें ये +1 होगा, ये -4 होगा, +4, तो इसमें ऑक्सीडाइज क्या होगा? CH4 ऑक्सीडाइज और ऑक्सीजन रिड्यूस। तो एक कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस व्हिच आर रेडॉक्स। Then decomposition reaction, then ये पहला हो गया टाइप्स ऑफ रेडॉक्स में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देन नेक्स्ट है decomposition जो ये हर डिकम्पोजिशन कैसा होगा? तो ऐसा कंपाउंड है वो टूट के ये, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रेडॉक्स। जैसे ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट,
इसे हीट करते हैं तो बनता है CO प्लस। क्या इज दिस अ रेडॉक्स रिएक्शन? क्या होगा इसमें? क्या है ये? कार्बोनेट आयन, इट इज अ कार्बोनेट रेडिकल। तो ये तो +2 है, कार्बोनेट में टोटल चार्ज -2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, ये +4 होता है। ये +2 है, -2 है, ये +4 है, ये -2 है। तो इसमें तो कोई भी चीज कम ज्यादा नहीं हो रही, तो जस्ट डिकम्पोज हो रहा है, बट इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन वाटर का डिकम्पोजिशन, ये देखो, इज इट रेडॉक्स? NaH सॉलिड हीट किया, सोडियम एंड हाइड्रोजन, इज इट रेडॉक्स? KClO3 पोटेशियम क्लोरेट MnO2 कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। KCl ऑक्सीजन, इज इट रेडॉक्स? है तो क्या चीज ऑक्सीडाइज? डिकम्पोज तो पक्का हो रहा है, बात तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रेडॉक्स है नहीं है। ये देखो, वाटर में ऑक्सीजन -2 है, ये +1 है, यहाँ 0 और 0 है, तो ये डेफिनेटली एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसके अंदर वाटर का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और डेफिनेटली इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन एंड श्योरली अ डिकम्पोजिशन। NaH सोडियम हाइड्राइड 0, अगेन a compound in which one element of it gets oxidized and one gets reduced, redox है। और decomposition तो है ही, एक NaH is decomposing into sodium and hydrogen। पोटेशियम क्लोरेट, इसमें K+1 है, ऑक्सीजन -2 है, Cl +5 है। दिस वन K+1 है, Cl -1 है, ऑक्सीजन 0 है, तो इसमें भी K तो अनचेंज है, इट इज अनचेंज, बट Cl रिड्यूस हुआ और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज है ना, इस तरीके से। तो ये चीज, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस रेडॉक्स का, जिसमें इस तरीके का सिनेरियो हो, दो चीज जुड़ के C बन रहा है, तो ये आपका C+O2 CO2
Mg सॉलिड नाइट्रोजन Mg3N2 CH4 प्लस और कंबशन रिएक्शंस रेडॉक्स होती ही हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टूट के कुछ बन रहे हो, एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड, पर हर डिकम्पोजिशन आपका इसीलिए जरूरी नहीं कि हर कॉम्बिनेशन भी, बिकॉज कॉम्बिनेशन डी को एक दूसरे क्या है, रिवर्स है। कोई बोले कि अंडर सर्टेन कंडीशन आप अगर इसको जोड़ दिया, बट दिस कॉम्बिनेशन वुड नॉट बी कॉल्ड अ रेडॉक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये रेडॉक्स कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसे ही द रिवर्स वन इज नॉट अ रेडॉक्स डिकम्पोजिशन। तो ये आपका हो गया KClO4 अगर है तो KMnO4 को तोड़ने पे क्या बनता है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन कुछ संग में देखते भी जाए। KMnO4 को जब आप डिकम्पोज करते हो यू गेट K2MnO4, मतलब ये स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। MnO2 एंड KMnO4 gives K2MnO4 potassium permanganate. This compound is potassium permanganate. This one is called potassium manganate. Manganese dioxide, and this is oxygen. यहाँ पे ये +1 है, ये +7 है, यहाँ पे ये +6 हो गया। ये आपका पर्पल कलर का होता है, इतना डीप होता है कि ब्लैक जैसा ही नजर आता है। ये ग्रीन कलर का होता है, ये ब्राउन PPT होता है Mn+4। और ये तो यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन, कुछ पोर्शन ऑक्सीजन अनचेंज भी है, पर कुछ पोर्शन ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडाइज हुआ। यहाँ पे के अनचेंज है, Mn कुछ पोर्शन +6 में रिड्यूस हुआ, कुछ पोर्शन +4 में रिड्यूस हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको डिकम्पोज करें, हीट करें। रिएक्शंस लिखना चाहिए, लिखोगे नहीं तो याद बिल्कुल नहीं रहेगी। K2CrO4 बनता है, Cr2O3 बनता है, ऑक्सीजन। ऑन डिकम्पोजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑरेंज कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, ये ग्रीन। इसमें ये +6 है, यहाँ पे कितना है क्रोमियम +6। तो ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन, ये जो कन्वर्जन है इट इज नॉट रेडॉक्स बट ये +3 Cr इज +3। तो ये रिडक्शन हुआ और ऑक्सीजन, ये वाला चीज ऑक्सीडाइज। K2Cr7 हीट करने पे ये देता है। और एक अमोनियम डाइक्रोमेट, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है, हीट करने पे नाइट्रोजन Cr2O3 ग्रीन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ये NH4 में ये -3 होता है, 0। ये +7 से ये +3, तो नाइट्रोजन बन गया जो रिड्यूस हुआ, जो ऑक्सीडाइज हुआ, और ये रिड्यूस हुआ। ये रिएक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट
कंपाउंड्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक KClO4 होता है, पोटेशियम, ये कहलाता है पोटेशियम क्लोरेट, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम क्लोरेट। वो पोटेशियम क्लोरेट है, ये कहलाता है पोटेशियम। इस चैप्टर को एक वन ऑफ चैप्टर मत समझो, मैं पहले बताया, और अब ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो क्योंकि आपके पास जो उनके लिए कुछ रिएक्शंस पूछने का स्कोप कम हो गया इनऑर्गेनिक में, तो अब उनकी जो ज़्यादातर रिएक्शंस वो पूछेंगे। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, स्टोइकियोमेट्री में तो इसकी रिएक्शंस का यूज़ वो करते ही हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि वन ऑफ चैप्टर है कि अगर ये नहीं पढ़ा तो एक रेडॉक्स का क्वेश्चन आता है, वो नहीं होगा। दे विल यूज़ दीज रिएक्शन जो कि टेक्स्ट बुक में दी हुई है, दिस क्योंकि इसकी बहुत सी रिएक्शंस जब आप 12th क्लास में चैप्टर में पढ़ोगे D&F ब्लॉक, तो वहाँ एक टॉपिक आता है KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि सिलेबस में इट्स देयर। तो वो उसकी बहुत सी रिएक्शंस का यूज़ यहाँ भी है जब रेडॉक्स टाइट्रेशंस वो पढ़ेंगे। तो मतलब अब उनके पास कह सकते हो कि ज़्यादातर पूछने के लिए है ही 50-60 रिएक्शंस जो सिलेबस में रह गई है, तो वो इनको ही पूछेंगे अलग अलग एस्पेक्ट में। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है तो यूज़ कर लेंगे कहीं पे। KClO4 gives KClN, ये भी ऐसे ही बस बैलेंसिंग अलग होगी। पोटेशियम पर क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोरेट। तो ये तो हो गए कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कार्बोनेट्स को डिकम्पोज करके क्या बनता है? ऑक्साइड एंड CO2। कुछ कार्बोनेट स्टेबल भी होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये स्टेबल है। अच्छा, लेकिन वो कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन रेडॉक्स नहीं था। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या बनेगा डिकम्पोज होकर? बाइकार्बोनेट और डिकम्पोजिंग वो कार्बोनेट, सबसे पहले कार्बोनेट CO2 and water, and again this is not a redox, it is a decomposition but not a redox। ठीक है। इनफैक्ट अगर जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, तो उनको हीट करके ये बनता है। एंड सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट आर स्टेबल वंस। लेकिन जैसे लिथियम कार्बोनेट है, इट इज एन अनस्टेबल। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, बेरिलियम कार्बोनेट को इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि यू हैव टू कीप बेरिलियम कार्बोनेट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। व्हाट डज दैट मीन? CO2 का एटमॉस्फेयर कैसे हेल्प करेगा उसको स्टेबल होने में? आगे इक्विलिब्रियम चैप्टर करके पढ़ेंगे। तो जब बेरिलियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्या बन रहा है? BeO CO2। पर अगर आप एक्सेस CO2 रख दो तो वो रिएक्शन को पीछे की तरफ धकेलेगा। आगे हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में डी शेकेलियर प्रिंसिपल होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है, आपने बाहर से दिया तो रिएक्शन विल फेवर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आपको बेरिलियम कार्बोनेट तो इतना अनस्टेबल है कि इफ़ यू वांट टू कीप इट इंटैक्ट यू हैव टू पुट इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। इनफैक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट जो होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। रीज़न क्या होता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, लिथियम कार्बोनेट में फजाजुल पढ़ चुके हैं, लिथियम कार्बोनेट Li+, सोडियम कार्बोनेट Na+, तो साइज बढ़ रही है डाउन द ग्रुप। पोटेशियम कार्बोनेट K+, तो जैसे जैसे चार्ज उतना ही है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है। तो चार्ज डेंसिटी कम हो रही है तो कोवलेंट फैक्टर जो है लिथियम कार्बोनेट में ज़्यादा है, आयोनिक कम है। पर सोडियम कार्बोनेट में कोवलेंट फैक्टर कम है,
आयोनिक ज़्यादा है। K2CO3 में कोवलेंट और कम है क्योंकि उसका पोलराइजिंग पावर कैटायन की कम होती जा रही है, पर आयोनिक रिलेटिवली और बढ़िया। तो डाउन द ग्रुप आयोनिक फैक्टर बढ़ता है जो कि उनको स्टेबिलिटी। सेम इज द केस विद बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इनफैक्ट जो एल्कली मेटल कार्बोनेट्स है, एल्कली मेटल कार्बोनेट में तो Na2CO3, K2CO3 ये सब रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है। रूम टेम्परेचर के इवन थोड़ा सा हीट करने पे भी स्टेबल है, मतलब इवन 100 डिग्री 200 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टेबल। केवल लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल है। हम एक प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं, वो पढ़ना भी कि लिथियम जो है वो मैग्नीशियम की तरह बिहेव करता है, तो उनका जो चार्ज डेंसिटी होता है और साइज होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो कार्बोनेट के पास लिथियम हो, आयन हो या मैग्नीशियम आयन, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा है नहीं कार्बोनेट को, वो तो इंग्लिश नहीं जानता कि यहाँ मैग्नीशियम लिखा है या लिथियम लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी नहीं होता। एक आयन के लिए दूसरे आयन की प्रेजेंस क्या है, डिपेंडिंग ऑन इट्स चार्ज डेंसिटी, साइज। तो जब लिथियम कार्बोनेट के पास हो या मैग्नीशियम जुड़ा हो, उसे लगता है कि एक ही चीज़ जुड़ी हुई है, तो वो एक जैसा ही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी आता है, रिजेम्बलेंस ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये सिलेबस में से अब जो सिलेबस में रह गया है इनऑर्गेनिक के, उसमें जनरल प्रॉपर्टीज ऑल्दो एस ब्लॉक का उन्होंने सिलेबस में नहीं बोला है, तो ये एस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक के लिए बोला है, पर लेकिन अगर एस ब्लॉक का भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह हेल्प कर जाता है, तो एटलीस्ट जनरल प्रॉपर्टी हमें सभी की पढ़ लेनी चाहिए, चाहे वो एस ब्लॉक हो चाहे वो रिएक्शन। एक बार छोड़ भी दो, रिएक्शन वही पढ़ो जो कि उन चैप्टर्स में आ रही हैं जो कि वहाँ पे दिए गए हैं। तो उस कारण से डायगोनल रिलेशनशिप के कारण लिथियम मैग्नीशियम से रिजेंबल करता है, इसीलिए लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल होता है और गिव्स ऑन नॉर्मल हीटिंग Li2O एंड CO2, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और बिहेव करते हैं। लेकिन सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट स्टेबल होते हैं। हर बाई कार्बोनेट हीट करने पे कार्बोनेट CO2 वाटर तो देगा ही। अब कार्बोनेट अगर स्टेबल है तो वही बात उठ जाएगी, और कार्बोनेट भी फर्दर टूटता है तो वो टूट के ऑक्साइड ऑफ CO2 बन जाएगा। और कुछ कार्बोनेट तो ऐसे होते हैं कि वो ऑक्साइड पे भी नहीं रुकते, दे डिकम्पोज फाइनली टू मेटल। एग्जाम्पल नोबल मेटल कार्बोनेट जो होते हैं, सिल्वर कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा सिल्वर, CO2 एंड ऑक्सीजन। मर्करी कार्बोनेट Hg, CO2 एंड ऑक्सीजन। बट हाँ लेकिन देखो जब तक ऑक्साइड बना तब तक वो रेडॉक्स नहीं है, पर सिल्वर कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन रेडॉक्स है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या बनेगा, पहले तो बन जाएगा सिल्वर कार्बोनेट से Ag2O CO2, पर जब Ag2O टूट के सिल्वर और ऑक्सीजन बनेगा, दैट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। Ag+1 से 0 हो गया और ऑक्साइड से ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने काफ़ी संग में आसपास के रिएक्शंस भी देख ली। तो ये डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। अगला कैटेगरी देखते हैं। थर्ड कैटेगरी है रेडॉक्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ कि कोई एक चीज आया, कोई एक वाई और जेड, वाई जेड कंपाउंड है, एक्स आया, किसी चीज को अपने में जोड़ लिया और इसको डिस्प्लेस कर दिया। वाई जेड और एक्स रिएक्ट करके एक्स वाई बन गया और जेड डिस्प्लेस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो कैटेगरी के होते हैं, मेटल, अब इसको आप ये भी कह सकते हैं एक्स जेड एक ही बात है, सेम चीज, ठीक है। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट नॉन मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। A metal in a compound can be displaced by another metal in the uncombined state। में उसमें जनरली क्या होता है, एक मेटल, एक आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, तो जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होते हैं वो दूसरे मेटल्स को जो कि नीचे हैं उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं, खुद ऑक्सीजन आते हैं तो दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। जनरली वो कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के लिए ये सीरीज भी आप याद रख सकते हो, जनरल जो तरीका होता है कुछ मेटल्स का। लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, जिंक। फिर आगे ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को, ये जो एलिमेंटेड मतलब लिथियम पोटेशियम को डिस्प्लेस है। लिथियम की टेंडेंसी प्लस बनने की ज़्यादा है कंपेयर टू, तो लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, प्लेटिनम, सिल्वर, तो कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के ऑर्डर, और इसके लिए ये आपके न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं ऑर्डर। लिंडा पेज बेटर स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जगह, आई लाइक आवर कॉलिंग माई सेल्फ पीसफुल स्मार्ट गुड। तो ये अच्छा, अब मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखने में भी हेल्पफुल होगा। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट, पहले मेटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं।
कॉपर सल्फेट, डैनियल सेल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी यही है, जो नॉर्मली हम पेंसिल बैटरीज और यूज करते हैं उसमें यही होता है ये रिएक्शन। कॉपर सल्फेट जिंक, क्या होगा, जिंक है ऊपर कॉपर से, तो यहाँ पे मेटल जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरे को रिड्यूस कर दिया। 0 से +2, कॉपर +2 से रेडॉक्स, कौन सा ऑक्सीडाइज कौन सा रिड्यूस, ये तो समझ में आई है। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन V2O5 plus calcium gives vanadium calcium oxide. TiCl4 प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम टाइटेनियम तो यहाँ पे है भी नहीं, काफ़ी नॉन रिएक्टिव होता है, तो मैग्नीशियम इज मच हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, एक्चुअली ये टाइटेनियम की मेटलर्जी जो होती है उसमें यूज होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं, मतलब ये रिएक्शन जिस मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज होता है टाइटेनियम की, तो जो मेथड है उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है ये, इसको बोलते हैं कॉल प्रोसेस। तो MgCl2 बन जाएगा, टाइटेनियम अलग हो जाएगा। देन Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्रोमियम तो यहाँ है दिखी ना, तो काफी नीचे ही होता है, तो एल्यूमिनियम क्रोमियम से ऊपर होता है, Al2O3, इसको डिस्प्लेस कर दिया। ये भी रेडॉक्स है, इसको थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। तो जनरली इसमें तरीके मेथड यही है कि जो ऊपर वाला मेटल है वो दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस। देन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, अभी तो मेटल मेटल को डिस्प्लेस, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये सब रेडॉक्स। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल यूजुअली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यूजुअली एसिड या वाटर। बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो आपने पढ़ा होगा कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकाल देते हैं। एसिड से तो निकालते ही, इवन जो वाटर से नहीं निकाल पाते वो भी एसिड से निकाल देते हैं। और जो हाइड्रोजन के नीचे मेटल होते हैं दे आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस। यहाँ भी इलेक्ट्रोकेमिकल से इसका ही लॉजिक है। हाइड्रोजन लोग कहाँ पे है, हाइड्रोजन आपका हाउ है, तो ये जितने मेटल्स हैं, लिथियम हुआ, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, ये तो वाटर से ही, इवन नॉर्मल टेम्परेचर वाटर से ही हाइड्रोजन को लिमिट कर देते हैं। एसिड से तो बहुत इजी, मतलब फिर नीचे आते आते एल्यूमिनियम और आते आते वो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, बट एसिड से रिएक्ट करके डिस्प्लेस कर देते हैं। पर हाइड्रोजन के नीचे जो है कॉपर, कॉपर नॉर्मल HCl को से डिस्प्लेस नहीं, कॉपर प्लस HCl विल नॉट गेट हाइड्रोजन। हालांकि कॉपर HO3 से अफेक्ट हो जाएगा, पर वहां पे जैसे HC हुआ, कॉपर प्लस HCl गिविंग CuCl2 हाइड्रोजन। यहाँ पे HCl जस्ट एक एसिड का काम कर रहा है। कॉपर आपका क्या हो, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, पर HCl इज नॉट दैट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो HCl से कॉपर रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन HO3 से वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग।
HO3 कॉपर को, मतलब वहाँ रिएक्शन ऐसा नहीं होगा कि कॉपर नाइट्रेट बन गया हाइड्रोजन बन गया, तो HO3 कॉपर को ऑक्सीडाइज करके आपको NO2 बना देगा। पर नॉर्मली एसिड्स के संग कॉपर हुआ, प्लेटिनम हुआ, गोल्ड हुआ, ये सब रिएक्ट नहीं करते। कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं जो दिए गए हैं। All alkali metals except some alkaline earth metal नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। पहला पॉइंट, ऑल एल्कली मेटल्स एंड सम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन से? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, which are very good reductants, will displace hydrogen from cold water। मतलब Na, मतलब यहाँ पे वाटर का कोल्ड भी होगा तब भी NaOH प्लस हाइड्रोजन, ये हो जाएगा। सिमिलरली ये सब ऑल अल्कली मेटल्स, इसमें लिथियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी होगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसकी जगह ये भी हो सकता है। कैल्शियम क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसमें आपका लेस एक्टिव मेटल्स, like magnesium and iron। मैग्नीशियम कैल्शियम से कम रिएक्टिव है, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और इनकी रिएक्टिविटी किस बात पे बेस्ड है? जितना लेस आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतना वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। तो और भी फैक्टर पे डिपेंडेंट है। एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे कोई मेटल एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है तो उसमें जरूरी है कि पहले तो गैसेस, जैसे मेटल सॉलिड से गैस बने, सब्लिमेशन, उससे फिर आयोनाइज हो, उसके बाद उसका हाइड्रेशन। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है बट उसकी हाइड्रेशन काफ़ी वो नेगेटिव होती है, तो वो हाइड्रेशन कंपनसेट कर देता है उसको, फिर भी वो चीज आती है। तो मतलब पर फिर भी लेसर द आयनाइजेशन एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक्टिव मेटल होगा। तो मैग्नीशियम और आयरन जो हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन स्टीम के से Mg O3 many metals including those which do not react with cold water
are capable of displacing hydrogen from acids. Dihydrogen from acid may even be produced by such metals which do not react with steam. मतलब एसिड के संग अगर आप एसिड ले लेंगे, मान लो HCl ले लिया, अब उसके संग एल्कली मेटल्स तो होंगे ही, ऑल एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम भी इसमें आ जाएगा, एल्काइल मेटल्स भी होंगे, आयरन, और इवन जो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते थे, जैसे आपका कैडमियम, टिन, these don't react with steam, but even they will react and form chloride, metal chloride and अच्छा ये भी रेडॉक्स है सब के सब, मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन HCl रिड्यूस हो रहा है, HCl में H+1 है, हाइड्रोजन में H0 है, तो ये हो गया। इनफैक्ट जिंक भी हो सकता, तो जिंक प्लस HCl, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, Fe प्लस HCl, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, ये लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन भी है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन भी। इसमें ये रिएक्शन सबसे स्लो होगा Fe के लिए, जो लीस्ट एक्टिव मेटल, इन तीनों में ऑर्डर के एक्टिविटी का अभी हमने पढ़ा हो क्या था, उसमें लिंडा में बेटा स्टॉप कॉलिंग मी पहले आ गया मैग्नीशियम, फिर आपका जिंक आता था और आयरन उसके बाद आता था। सबसे लीस्ट एक्टिव कौन सा आयरन, तो सबसे स्लोली जो पॉपिंग साउंड है वो आयरन का साउंड है, सबसे फास्ट मैग्नीशियम के साथ, उसका रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन इवोल्यूशन बहुत फास्ट है। एंड देयर आर सम मेटल्स जो कि काफ़ी नॉन रिएक्टिव होते हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दे डोंट इवन रिएक्ट विद HCl। नीचे लिख लो, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम do not give hydrogen even with HCl, they are so less, वो हाइड्रोजन से नीचे भी है ना। I like however, तो आयरन हाइड्रोजन से काफी क्लोज है तो ऊपर, कॉपर, ये सब जो बोले अभी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है, इवन मर्करी सब नीचे, they will not liberate hydrogen। तो ये हो गया। इनफैक्ट जिंक, कॉपर, सिल्वर, इनकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, जिंक का ज़्यादा, देन कॉपर, देन सिल्वर। जो ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीन में इट इज हैविंग हायर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। अच्छा अभी देखो, फ्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, काफ़ी रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो फ्लोरीन जब भी हेलोजन्स की रिएक्शंस पढ़ेंगे तो फ्लोरीन को अलग ही कर देते हैं, मतलब वो इतना रिएक्टिव ज़्यादा होता है कि वो बहुत सी साइड रिएक्शंस ही दे देता है। तो बट फ्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाटर
प्लस फ्लोरीन। बाकी हेलोजन्स वाटर के संग ऐसे रिएक्ट नहीं करते, बट फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज वाटर टू इटसेल्फ कन्वर्ट्स टू HF। इसीलिए देखो Cl ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन of halogens. Fluorine is more oxidizing, better oxidizing than chlorine, then bromine, then iodine. इसीलिए Cl2 जो है वो KBr से रिएक्ट कर सकता है, तो क्या करेगा? Cl2 is a better oxidizing agent than bromine और iodine, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। KCl खुद रिड्यूस, even Cl2 plus Ki will give KCl and iodine, बट ये वाली रिएक्शन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो Cl2 KBr Ki से ब्रोमीन आयोडीन डिस्प्लेस कर देता है, तो ये हो गया। Br2 जो होता है ब्राउन कलर का होता है, आयोडीन वायलेट कलर का होता है। तो as bromine and iodine are color and they dissolve in, they get dissolved in CCl4. So bromine and iodine are colored and dissolved in CCl4. They can easily be identified from the color of the solution. The above reactions can be written in ionic form. Ionic form में क्या हो गया? Cl2 ब्रोमाइड को खुद Cl माइनस बन जाता है, ब्रोमीन बन जाता है। Cl2 आयोडाइड को खुद क्लोराइड बन जाता है, आयोडीन बन जाता है। ब्रोमीन आयोडाइड को खुद ब्रोमाइड बन जाता है, कि ब्रोमीन ऊपर है, ये रिएक्शन है, बट इट विल नॉट बी द रिवर्स। आयोडीन ब्रोमाइड वाली रिएक्शन ये नहीं होगी, रिवर्स नहीं होगी। These reactions make the basis for identifying bromide and iodide in the laboratory through the test popularly known as layer test. It may not be out of place to mention that here the bromine likewise can be। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे आपके पास क्लोरीन, अगर ब्रोमाइड आयन आपके पास है और आपने क्लोरीन पास किया, ये टेस्ट हम पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। और ये है कि क्लोरीन को ब्रोमाइड से पास किया तो ब्रोमीन आ गया, तो अगर CCl4 उसमें अंदर है तो ब्रोमीन CCl4 लेयर में आ जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा और वो लेयर ब्राउनिश कलर की हो जाएगी। तो ये बताएगा कि आपके पास जो आयन था दैट वाज ब्रोमाइड, और अगर आयोडाइड आयन है दैट लेयर विल बिकम वायलेट। तो इसको बोलते हैं लेयर टेस्ट। क्योंकि पहले जो आपके पास KBr है वो वाटर में डिसॉल्व हो। KBr अगर आपके सपोज दो CCl4 और वाटर आपस में सॉल्युबल नहीं, तो वाटर में KBr सॉल्युबल। अब आपने क्लोरीन गैस पास किया, आप देखोगे अगर उसके अंदर KBr है वाटर के अंदर एक्वस KBr, तो यू विल फाइंड कि पहले तो ब्रोमीन बन गया और ब्रोमीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा इतना, लेकिन वो आके CCl4 की लेयर में बन जाएगा। वो जो लेयर कलरलेस नजर आ रही थी, अगर उसमें ब्रोमीन इवॉल्व हुआ है तो देखोगे थोड़ी देर बाद वो लेयर ब्राउन हो गई। और आयोडाइड आयन था तो वायलेट हो गई, इसीलिए उसको बोलते हैं लेयर टेस्ट। ये वो जो लेयर है जो पहले कलरलेस नजर आ रही थी, अलग अलग दो लेयर दिखेंगी आपको, मतलब वो कि डिजोल्व नहीं हुआ CCl4 पानी के साथ है, वो भी कलरलेस दिखा बट स्टिल
उनकी थिकनेस विस्कोसिटी अलग होती है, फिर फाइंड कि दो अलग लिक्विड है। वाटर में KBr KI डिजोल्व है, वो वाटर जैसे ही नजर आएगा, लेकिन जब आप पास करोगे और उस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, यू आर पासिंग क्लोरीन, तो अगर उसके अंदर ब्रोमाइड आयन या आयोडाइड आयन है तो आफ्टर पासिंग फॉर 1-2 मिनट यू विल फाइंड कि अगर ये दोनों आयन है तो या तो वो जो लेयर है CCl4 की जो सेपरेट लेयर है ऊपर, वो कुछ देर बाद ब्राउन या वायलेट, और अभी भी नहीं हुई मतलब उस सॉल्यूशन में ब्रोमाइड या आयोडाइड, इसको बोलते हैं लेयर टेस्ट। और द बेसिस ऑफ दैट रिएक्शन इज, इवन अगर आप ब्रोमीन पास करते हो तो यू कैन आइडेंटिफाई KI आयोडाइड, फिर ब्रोमीन भी आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लोराइड को नहीं, क्लोराइड ब्रोमाइड, क्लोरीन ब्रोमाइड को कर सकता है, बट ब्रोमीन केवल आयोडाइड को कर सकता है। Halogen displacement reactions have a direct industrial application. The recovery of halogen from the halides require an oxidation process represented by, पहले हमने हैलाइड बना लिया, X- से X2 बनाना है, तो X- से X2 बनाया जा सकता है आयोडाइड से, आयोडीन बना सकते हैं ब्रोमीन से भी और क्लोरीन से भी, लेकिन जो ब्रोमाइड है वो केवल क्लोरीन से ब्रोमीन बना सकता है। क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड टू क्लोरीन, क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन, फ्लोरीन सभी आयन को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है, खुद फ्लोराइड बन जाएगा। एंड देन लास्ट जो है, इसीलिए फ्लोरीन को, जैसे हम जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, हम बहुत से सब्सटेंस को बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से, तो अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फ्लोरीन में, तो बोले भाई फ्लोराइड जो है, पहली बात तो हम फ्लोरीन बनाए कैसे, तो ये फ्लोरीन तो किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करके खुद फ्लोराइड बन जाता है, आपको तो फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज करना है, तो देयर एक्चुअली कोई केमिकल कंपाउंड ऐसा नहीं है जो फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर सकते। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ, तो फ्लोराइड को कौन ऑक्सीडाइज करेगा? तो फ्लोराइड अगर आपको फ्लोरीन बनाना है तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का सहारा, यू हैव टू टेक अ मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ लेट्स से NF, उसमें भी मोल्टन, क्योंकि अगर आपने एक्वस लिया तो एक्वस में Na+ भी है, F- भी है, OH वाटर भी है, वाटर का ऑक्सीडाइज होना आसान है कंपेयर टू फ्लोराइड, तो आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फ्लोराइड से भी आप फ्लोरीन बना सकते इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, आपको मोल्टन लेना पड़ेगा कि मतलब NaF लिया मेल्टेड फॉर्म में, मतलब वाटर नहीं है, Na+ आयन है और फ्लोराइड है। अब तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे क्या होगा, Na+ को रिड्यूस होकर Na बनना पड़ेगा, और कोई आयन ही नहीं है ऑक्सीडाइज होने के, तो झक मार के फ्लोराइड को ही ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिटिसिटी टू फ्लोराइड। तो मतलब फ्लोराइड से फ्लोराइड बनाना इज नॉट अ इजी टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, ये बहुत आसानी से नहीं बनता, इलेक्ट्रोलिटिकली बनाना पड़ेगा। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन। Disproportionation, or sometimes auto oxidation, डिस्प्रपोर्शनेशन कैसा रेडॉक्स रिएक्शन है?
जब सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो किसी प्रोडक्ट में और वही कंपाउंड रिड्यूस भी हो किसी दूसरे। अभी हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी KClO3, KCl was oxidizing, Cl minus से Cl plus was Cl minus was reducing and O was oxidizing. That is not a disproportion. Disproportion का एक कंपाउंड है, उसका एक एलिमेंट ऑक्सीजन स्टेट है, तो कंपाउंड का कुछ पोर्शन एक प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है और कुछ पोर्शन एक दूसरे प्रोडक्ट में रिड्यूस। जैसे सबसे मोस्ट कॉमन decomposition of H2O2 को अगर हम हीट करते हैं हमको वाटर एंड ऑक्सीजन मिलता है। तो इसमें ये -1 है, यहाँ ये -2 है और यहाँ तो H2O2 वाटर में क्या हुआ, रिड्यूस, और H2O2 ऑक्सीजन में, इट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन। बट ठीक है, डिकम्पोजिशन भी है, दूसरा है, लेकिन ये डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ H2O2 इसका disproportionation is a redox reaction, but every redox is not a disproportionation. Another very important reaction, disproportionation of व्हाइट ऑब्लिक येलो, एक ही बात है, फॉस्फोरस। व्हाइट या येलो फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4 इन एल्कलाइन मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आज मैनी टाइम्स। तो P4 प्लस NaOH फॉस्फीन बनता है, NaH2PO2 बनता है। तो यहां पे ये 0 है, यहां पे ये -3 हो जाता है और इधर क्या होगा, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फेट। सोडियम हाइपोफॉस्फेट क्या होगा, फॉस्फोरस में +1 इंटू 2 +3 -4, ये तो ये हो गया सिमिलरली rhombic sulfur in alkaline medium oxidizes, पहले reduces to sulfide and oxidizes to thiosulfate। ये आयन जैसे सल्फेट क्या होता है, SO4, जब भी किसी ऑक्सीजन की कंपाउंड में केवल थायो वर्ड लगा तो उसका मतलब कि वो रिप्लेसेस बाय सल्फर। जैसे ROR ईथर है, RSR थायो ईथर है, ROH अल्कोहल है, RSH थायो अल्कोहल है। तो ये हो गया, इसमें एक को हटा के अगर S2 थायो सल्फेट, तो ये थायोसल्फेट है, इसमें सल्फर +2 ऑक्सीजन स्टेट का होता है, ये -2 रिडक्शन, ये
तो आपका ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ रोम्बिक सल्फर, डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ रोम्बिक सल्फर। देन अभी बैलेंसिंग की चिंता नहीं मत करो, हम जब रेडॉक्स सेक्शन की बैलेंसिंग पढ़ेंगे तो बैलेंसिंग का तरीका पता चलेगा। अभी मतलब पहले कोशिश करो प्रोडक्ट याद रखने की कि इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आंसर है। अगर बैलेंसिंग का तरीका आ जाएगा तो बैलेंस हम खुद कर पाएंगे। मतलब बैलेंसिंग मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में आपको याद रखने की जरूरत नहीं, अगर प्रोडक्ट याद रह जाएगा तो बैलेंस आप उस तरीक़ों से करो, ठीक है ना। तो अभी मेन फोकस इस बात पे रखो कि इंपॉर्टेंट क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं वो याद रहे। इसे कहीं कहीं मैंने बैलेंस किया भी नहीं। हाँ, फिर क्लोरीन, क्लोरीन को अगर NaOH के संग रिएक्ट करें तो अगर ये कोल्ड सॉल्यूशन है, नॉर्मल सॉल्यूशन है, टेम्परेचर हाई नहीं है, तो बनेगा क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड। ये -1 यहाँ पे ये इट इज नोन एज क्लोराइड, इट इज हाइपोक्लोराइड। इसका डिस्प्रपोर्शनेशन यहाँ ये 0 था, पर अगर यही चीज हीटेड सॉल्यूशन में हो जाए तो ये Cl- बनेगा क्लोराइड, पर यहां पे क्लोरेट बनेगा, क्लोराइड एंड क्लोरेट, यहां क्लोराइड एंड क्लोराइड। सेम रिएक्शन are given by bromine and iodine. ब्रोमीन आयोडीन भी सेम टाइप के रिएक्शंस देंगे। कोल्ड में ब्रोमाइड हाइपोब्रोमाइड, हॉट में ब्रोमाइड एंड ब्रोमेट, सिमिलरली आयोडीन भी। इवन NaOH भी जो ही नहीं है, अगर एक्चुअली ये रिएक्शन है Cl2 की एल्कलाइन मीडियम में, अगर NaOH की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गई तब भी यही, तब यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या हुआ Na, अब बेसिकली रिएक्शन ये है, अगर Na+ तो NaCl NaCl हो, दूसरा आयन है तो उसके हिसाब से सोच। तो अब दिस OH कैन कम फ्रॉम NaOH और this OH can come from NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो रिएक्शन है ये वाला जो आयन होता है ये ब्लीचिंग पाउडर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर में यह है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस रिएक्शन का यूज भी। ब्लीचिंग पाउडर में CaClO2 ऐसा आयन होता है, मतलब ये हाइपोक्लोराइड आयन की प्रेजेंस होती है। अच्छा, एक है F2+ OH-, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कैसे, पर फ्लोरीन OH से कैसे रिएक्ट करेगा? फ्लोरीन OH को खुद रिड्यूस हो जाएगा और OF2 मतलब OH को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो OH को ही, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है,
फ्लोरीन डिफरेंट वे में बिहेव करेगा, वो OH को ऑक्सीडाइज कर देगा प्लस 2। OH में ऑक्सीजन क्या था -2 और 1। It is to be noted with care that fluorine in reaction will undoubtedly attack water to produce some। अच्छा, इसमें कुछ ऑक्सीजन भी बनता है, वाटर को ऑक्सीडाइज। This departure shown by fluorine is not surprising for us, as we know that limitation of fluorine that being the most electronegative element, it cannot exhibit any positive oxidation state. This means that among halogens fluorine does not show। ये बात सही है। कोई बोले कि फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट शो कर सकता है, तो फ्लोरीन तो केवल माइनस ही आ सकता है, कोई प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकता। तो among the halogens only fluorine is the halogen which cannot show disproportionate। तो एक क्वेश्चन देखो, which of the following species do not show disproportionation reaction and why? इसके नाम क्या है? इसका नाम ClO माइनस का हाइपोक्लोराइट, इट इज क्लोराइट। This is chlorate, this is ClO माइनस में Cl+1, ClO2 माइनस में Cl+3, ClO3 माइनस में Cl+5 है, और ClO4 माइनस में Cl अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट +7 में। Also write reaction for each of the species that disproportionate। Also write reaction for each species
ClO माइनस क्या डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है? क्योंकि Cl की ऑक्सीडेशन कहां से कहां तक वैरी करती है? -1 से क्लोराइड से -1 है, 0 है, फिर +1 +3 +5 एंड +7। तो Cl माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। क्या क्लोराइड डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है? क्लोराइड क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, पर क्लोराइड डिस्प्रोपोर्शनेट रिड्यूस किसमें होगा? क्लोराइड पे ऑक्सीडाइज हो सकता है, कि क्लोराइड से कम तो कोई ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है माइनस में। तो क्लोराइड आयन यहाँ दिया नहीं है, बट इट क्लोराइड कैन नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट। ClO माइनस कैन, ClO2 माइनस कैन क्या होगी बनेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो 2-3 बुक में रिएक्शन दी हुई है क्वेश्चन के थ्रू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस में। तो ये जो 2-3 रिएक्शन है बहुत बार ClO3 माइनस कैन डिस्प्रोपोर्शनेट, बट ClO4 माइनस का, बिकॉज ClO4 माइनस में Cl ऑलरेडी +7 में है, इट कैन रिड्यूस, ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ClO4 पर क्लोरेट आयन कैन नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट, बिकॉज इट कांट ऑक्सीडाइज। अब है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट होते किस किस में? तो ClO माइनस अगर डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, इट डिस्प्रोपोर्शनेट Cl माइनस एंड ClO3 माइनस। हाइपोक्लोराइड डिस्प्रोपोर्शनेट टू क्लोराइड +1 से -1 एंड ऑक्सीडाइज +1 से +3। क्लोराइड in the presence of sunlight can disproportionate to chloride and सेम चीज है, ये यहाँ पे कितना है? तो Cl ये प्लस ये क्या हुआ +3, तो ये फिर वही रिडक्शन है ऑक्सीडेशन। और ClO3 माइनस कैन डिस्प्रोपोर्शनेट टू Cl माइनस रिडक्शन। सब में क्लोराइड तो बन ही रहा है, हाइपोक्लोराइड क्लोरेट में ऑक्सीडाइज, क्लोराइड भी क्लोरेट में ऑक्सीडाइज, क्लोरेट में ऑक्सीडाइज, रिड्यूस तो सभी क्लोराइड में रिड्यूस तो सभी। और क्लोरीन को भी यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए लिख लो, क्लोरीन एल्कलाइन मीडियम में चेंजेस टू, है ना, एंड हीटिंग में ये लिखा था, मैंने किया भी था कि NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड में क्लोराइड है, हाइपोक्लोराइड, और यहाँ पे क्लोराइड है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। और अगर यहाँ पे मान लो क्लोरीन जैसा ऐड कर दो ये चीजें, क्वेश्चन हो जाएगा कौन से नहीं होंगे? ये नहीं होगा और ये नहीं होगा और ये सब, है ना। अरे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, मैं याद इस क्वेश्चन को एज अ थ्योरी, ये बहुत बार पूछा जाता है और जेईई एडवांस को काफी बार इन आयंस पे बेस्ड क्वेश्चन। इनफैक्ट इन आयन के स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट, इन स्ट्रक्चर्स में जैसे Cl, ये सब में चाहे ClO3 माइनस हो, चाहे ClO4 माइनस हो, चाहे ClO2 माइनस हो, और इवन ClO माइनस हो, क्लोरीन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ClO4 माइनस में क्लोरीन, ये जो ClO4 माइनस में पर क्लोरेट में Cl
हाइब्रिडाइज्ड है, शेप टेट्राहेड्रल है, 4 बॉन्ड पेयर, 4 0 लोन पेयर, तो ये पर ClO -3 ऐसा होता है। तो इसके अंदर ये टेट्राहेड्रल, इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है और शेप पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिड, अमोनिया की तरह। ClO2 माइनस में 2 लोन पेयर, तो sp3 बट इसमें आपका एंगुलर या बेंड, और ClO माइनस में भी ये 3 लोन पे 1 बॉन्ड पे sp3 होगा और शेप। इसमें ही एक ऐसा है कि लोन पेयर शेप परफेक्ट, जैसे बाकी जगह तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन, ये तो अगर लोन पेयर नहीं होता तब भी शेप का होता, बट बाकी जगह लोन पेयर आर अफेक्टिंग द शेप। बॉन्ड ऑर्डर, इसके कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगे, एक बार सब पे माइनस आ सकता है, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड 1 + 3/4, 3 डबल बॉन्ड मूविंग इन 4 स्ट्रक्चर, 1.75। हियर 3 स्ट्रक्चर्स, एक यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 1 + 2/3, 2 पाई बॉन्ड मूविंग इन 3, यहाँ 2 स्ट्रक्चर 1.5, 1 पाई बॉन्ड मूविंग इन 2, 1 + 1/2, ये तो सिंगल है। तो ये चीज़, तो शेप, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें सबके सब जो पाई बॉन्ड है दे आर ऑफ द नेचर ऑफ p/d। तो sp3 हो चुका है पर Cl हैज mtd, तो पाई बॉन्ड इज ऑफ द नेचर ऑफ, पर p कोई खाली तो है नहीं, हाइब्रिडेशन में यूज हो चुका है। तो जितने भी पाई बॉन्ड है, किसी में 3, किसी में 2, किसी में, ऑल ऑफ द नेचर p/d नेचर के। एक क्वेश्चन classify the following redox reactions. N2 plus O2
पहला रेडॉक्स तो ही समझो भी रेडॉक्स कॉम्बिनेशन जैसे जो बोला ये से 0 0 +2 -2 कॉम्बिनेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। ये लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन गिविंग PbO, ये +2 है। नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5 होता है, ये +2 है पर ये +4 है, ब्राउन गैस 0, तो इट्स अ डिकम्पोजिशन बट रेडॉक्स है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया यहाँ से। और यहाँ पे हाइड्रोजन NaOH और ओ इसमें एक्चुअली यही ऑक्सीडाइज हुआ है और H ही रिड्यूस क्या हुआ है, H+ है ना यहाँ पे, तो हाइड्रोजन ही रिड्यूस हुआ है, तो -1 से 0 +1 से, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो 2 H है ये दोनों H+ है, पर यहाँ पे देखो एक H+ है पर एक H 0 हो गया, और ये एक H -1 से 0 हो गया, तो टोटल 3 H में एक H- वाला 0 हो गया ऑक्सीडेशन, प्लस वाला 2 प्लस वाले में एक वैसा ही है +1, और एक +1 वाला रिड्यूस। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, NO2-, तो NO2 में तो ये 4 है, यहाँ नाइट्राइड है, और ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये कौन सा है, क्या नाम है इसका, पर मैग्नेट MnO4- होता है, ये मैग्नेट है। ये परमैग्नेट है। क्या होगा, यहां कितना है, तो ऑक्सीडेशन इसका तो आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन की जो लिस्ट है जिसमें H2O2 डिकम्पोज होके वाटर और ऑक्सीजन, येलो फॉस्फोरस एल्कालाइन मीडियम में फॉस्फीन है NaH2PO2, सल्फर रोमिक सल्फर एल्कालाइन मीडियम में सल्फाइड एंड थायोसल्फेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन एल्कालाइन मीडियम नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन, MnO4 मैग्नेट आयन in acidic medium changes to permanganate and तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन एक क्वेश्चन है। Why do the following reactions
proceed differently. Pb3O4 plus 8 HCl, 3 PbCl2, chlorine and water, and Pb3O4 4HNO3, PbNO3 whole twice, lead nitrate on decomposition gives lead oxide, NO2 and oxygen, PbO2 and water. तो Pb3O4 जो होता है इसमें लेड का ऑक्साइड स्टेट है 8/3, जनरली देखा है कोई -2 into 4 3x 8/3 फ्रैक्शन है. द रीजन इज कि Pb3O4 इज एक्चुअली PbO2 डॉट ये +4 है, प्लस के एक मॉलिक्यूल में जो 3 लेड है उसमें 2 के +2 है और एक का +4 है, एवरेज 8/3. सेम इज द केस विद Mn3O4 होता है, उसमें भी ऐसे होता है MnO2 2M +4. और लेकिन Fe3O4 कैसा होता है? Fe2 का बताया मैंने, Fe2O3 डॉट इसमें 2 +3 और एक Why do the following reactions proceed differently? तो पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है? Pb3O4 में PbO भी है, PbO भी है, PbO2 में +4 है, पर फाइनल प्रोडक्ट में PbO2 +4 लेड नहीं है. फाइनल प्रोडक्ट में लेड केवल +2 है. PbO2 का जो लेड होता है इट्स वेरी ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर. अभी आगे हम जब पढ़ते भी हैं जनरल प्रॉपर्टीज होते हैं, इनर्ट में इफेक्ट पड़ेंगे, पर PbO2 एक कह सकते हो अनस्टेबल चीज है. अगर मौका मिलेगा तो ऑक्सीडाइज करेगा किसी. तो HCl एसिड है, HCl इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग. तो यहाँ पे करता भी होगा तो कोई करता है, कहीं कहीं कुछ करे, लेकिन अदरवाइज एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है मेनली एसिड. तो PbO2 जो है यहाँ पे क्या होगा, PbO और HCl एक तो वो रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन. PbO प्लस HCl Pb +2 है तो क्या बनेगा, PbCl2 एंड वाटर, एसिड बेस रिएक्शन. और PbO2 HCl क्या करेगा, ऑक्सीडाइज. तो PbO2 का HCl को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा, Cl will change to और क्या बन जाएगा, ये आपके पास इट्स अ दिस कंपाउंड PbO2 है. आप यहाँ ऑब्जर्व करो PbCl2 बना, पर क्लोराइड क्लोरीन बन गया, ऑक्सीडाइज हो गया.
यानी किसी चीज़ ने इसको ऑक्सीडाइज किया होगा। तो यहाँ पे जो PbO है, एक तो इसने एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा, PbCl2 एंड वाटर, दो रिएक्शन, एक तो ये PbCl2 एंड वाटर। इट इज सिंपली एसिड बेस रिएक्शन की तरह, डिस्प्लेसमेंट में ये, इसमें कोई रेडॉक्स नहीं हुआ। लेकिन जो PbO2 है इसका, वो ऑक्सीडाइजिंग काम है और वो HCl को, क्लोरीन ऑक्सीडाइज करेगा और खुद PbCl बन जाएगा, खुद रिड्यूस हो गया और इसको वाटर। तो दो रिएक्शन। पर यहाँ पे अब एक्चुअली बोले थे भाई ये भी तो एसिड था, ये भी एसिड है, तो एसिड की तरह सोचते तो यहाँ भी हमें सोचना चाहिए कि जैसे PbCl2 बन गया, PbNO3 होल प्राइस बन गया और यहाँ पे क्लोरीन बन जाता, वाटर बन जाता। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं? HO3 एसिड तो है, HO3 अपने आप में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसमें वो एसिड बेस रिएक्शन तो हुई, ये वाली रिएक्शन तो यहाँ भी हुई, PbO plus HO3 gives PbNO3 whole twice water। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है, it is unlikely to occur with HNO3 because HNO3 itself is a oxidizer। तो PbO2 will not be able to oxidize, HNO3 oxidize तो होगा भी इसमें ऑक्सीडाइज। HNO3 में नाइट्रोजन ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में है और लेड ऑक्साइड में आयरन अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो दे विल रिमेन पैसिव विद ईच अदर। तो यहाँ पे केवल एक ही रिएक्शन है, PbO plus HNO3, इसलिए ये बन गया लेड नाइट्रेट वाटर। और PbO2 एज इट इज रिएक्ट ही नहीं, यहाँ पे PbO2 HCl से रिएक्ट किया और उसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया PbCl2 और खुद, और फिर उसको Cl2 में और खुद PbCl2 कर दिया। समझे? ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस